मेल ग्रासहोपर में कौन सी कंडीशन, दो कैरेक्टर और स्टेम की उसी ड्रोसोफिला। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजन क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो टिपिकली पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं कि व्हाट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। तो जो फिनाइल कीटोन यूरिया होती है, कीटोन यूरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है कि एक एमिनो एसिड होती है फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन in presence of enzyme phenyl alanine हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और इस टायरोसिन से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं, बहुत सारी एंजाइम बनती है। जैसे टायरोसिन बना लेता है थायरोक्सिन, या इसी टायरोसिन से एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन होती है जो कि अदर मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। तो यदि ये वाला एंजाइम एब्सेंट हो जाए, कौन सा, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तो जिस बीमारी का नाम होता है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिर होगा क्या, फिनाइल एलानीन एक दूसरी मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करेगा, और दूसरी मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करने के बाद फिनाइल पायरुवेट की फॉर्मेशन कर लेता है, फिनाइल पायरुवेट बना लेता है। और ये फिनाइल पायरुवेट अब हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, जैसे ब्रेन में यदि जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ज्वाइंट में जमा हो जाए तो अर्थराइटिस हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी डिसऑर्डर या सिम्टम डेवलप हो सकता है, हम बोल सकते हैं। तो यदि एंजाइम की कमी से कोई डिसऑर्डर हो जाए तो इट इज मेटाबॉलिक इनबॉर्न डिसऑर्डर। ये तो कंसेप्ट है इसके बारे में। अब एक बार आगे पढ़ लेते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम लिखा हुआ है ये वर्ड। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये इवोल्यूशन में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ ये बताता है कि किस कंडीशन में इवोल्यूशन होगी, वेरिएशन होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए 3-4 कंडीशन जरूरी है। एक तो लार्ज मेंडेलियन पॉपुलेशन होना चाहिए, और लार्ज मेंडेलियन पॉपुलेशन में जीन फ्लो जो होती है रैंडमली नहीं, नॉन रैंडम होता है। ठीक है, फिर ये होगा कि यहां पर वेरिएशन क्रिएट होगी, और जब वेरिएशन क्रिएट होगी तो इवोल्यूशन होगा। तो अब यहां लिखा है, सबसे पहले तो लिख दिया स्मॉल पॉपुलेशन, ये हार्डी विनबर्ग को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्टिंग स्मॉल पॉपुलेशन में हो सकती है। ठीक है, और जब इस तरीके की ड्रिफ्टिंग होगी तो बोलेंगे इवोल्यूशन हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट बी वाला ठीक नहीं है। हार्डी विनबर्ग लॉ के अनुसार ये नॉन रैंडम होना चाहिए, नॉन रैंडम। पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब बोला जाता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है।
लेकिन यहां पर क्या दे रहा जा रहा है, स्मॉल पॉपुलेशन। एक तो यही कंडीशन है कि बदलेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट उसमें होगी। हार्डी विनबर्ग बोलता है इक्विलिब्रियम, मतलब उसकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और यदि उसका कोई अपोजिट कंडीशन हो जाए, जैसे पॉपुलेशन साइज छोटी हो जाए, नॉन रैंडम मैटिंग की जगह रैंडम मैटिंग हो जाए, तब भी वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, जीन फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। तो जब जीन फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेरिएशन क्रिएट होगा और वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब यहां पर जो भी बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और यहां पे जीन फ्रीक्वेंसी को बदलने वाला जो फोर्स होता है उनमें से एक फोर्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी। इसके अलावा म्यूटेशन हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और सिलेक्शन हो सकता है। ये 5 एलिमेंटल फोर्स हैं जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेता हूं मैं, स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ये बदलेगी, एंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। ये वाला है फिनाइल कीटोन यूरिया और वो हार्डी विनबर्ग लॉ, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर्ड यदि लिखा रहे तो यहां पे पेयर आंसर करना है, और कैरेक्टर लिखा हुआ रहे तो सिर्फ 7 कैरेक्टर्स लिखेंगे हम लोग। इन पी प्लांट बिल्कुल सही है, और वो 7 कैरेक्टर क्या क्या था, तो फ्लावर से रिलेटेड दो कैरेक्टर था। एक तो फ्लावर की कलर, दूसरा फ्लावर की पोजीशन, नेक्स्ट है सीड, सीड का कलर और सीड का शेप की बात कर ले। इसके अलावा पॉड, पॉड का भी कलर और शेप डिसाइड करता है। और स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब फ्लावर के 2 कैरेक्टर, सीड के 2 कैरेक्टर, पॉड के 2 कैरेक्टर और स्टेम की 1 कैरेक्टर को लिया था मेंडल ने अपने स्टडी का। तो अब इसके बेसिस पर यहां लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन में है 2 कैरेक्टर ऑफ फ्लावर बेस्ड, बिल्कुल सही है। 2 कलर बेस्ड और 3 सीड बेस्ड, नहीं ये ठीक नहीं है। सीड से रिलेटेड सिर्फ 2 कैरेक्टर है। नेक्स्ट, 2 कैरेक्टर ऑफ फ्लावर बेस्ड, 1 हाइट बेस्ड, सही है। 2 सीड बेस्ड एंड 2, ये बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने लिख दिया है कौन सी कितनी कितनी कैरेक्टर ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन एससीए, एससीए का मतलब सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी सिकल सेप हो जाती है। सिकल सेप आरबीसी इस तरीके से हो जाती है बाइकॉनकेव की जगह। ठीक है, सिकल सेप हो जाती है बाइकॉनकेव की जगह। तो सिकल सेप, सिकल सेल एनीमिया में लास्ट में 2 ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यदि
छठे नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड यदि वैलिन में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में लास्ट में 2 ग्लूटामिक एसिड होगी, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में छठे नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है वैलिन में, मॉडिफाई हो जाता है वैलिन में, तब इस तरीके की शेप होती है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं मैं। इन सिकल सेल एनीमिया डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, ये 6th पोजीशन पर होती है। ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, द नॉर्मल बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहां पर है वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना के ये क्लियरली समझाया हुआ है, एक बार देख लेते हैं हम लोग आगे इसका। सेकंड ऑप्शन है वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड। तो एक तो तय हो गया, या तो सीक्वेंस ये वाला है या सेकेंड है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन। यस, फर्स्ट ही आंसर है इसका। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, लेकिन इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन ये होता है कि 6th पोजीशन पर क्या होता है चेंज। तो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एट 6th नंबर पोजीशन जो नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन यदि 6th पोजीशन पर यह वैलिन में कन्वर्जन हो जाए तो यह हो जाता है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉर्मल बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल चैन यही फर्स्ट वाला है। टीएच मॉर्गन ने जो आई कलर और बॉडी कलर के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें 98.7% पेरेंटल टाइप और 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप थे। और दूसरा इसने लिया था आई कलर और विंग साइज। और इसके लिए जो पेरेंटल टाइप इसे मिला था वो मिला था 62.8% पेरेंटल टाइप, जबकि 37.2% रिकॉम्बिनेंट। अब क्वेश्चन में मैं गलती ये कर रहा था कि व्हाइट आई के साथ विंग लिखा हुआ है, यानी ये नीचे वाला है कंडीशन। मैं पहले ऊपर वाला कंडीशन से आपको आंसर बताया था। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन तो नीचे वाला है ना, आई कलर और विंग साइज की रिकॉम्बिनेंट 37.2% होगी। यस, आंसर इज थर्ड। यदि आई कलर और मिनिएचर विंग लिया जाए, अब ये भी एनसीईआरटी में पेरेंटल टाइप ये लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में रिकॉम्बिनेंट वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो रिकॉम्बिनेंट हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट्स यहां पर हमेशा 37.2% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रासओपर। तो ग्रासओपर के कंडीशन में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है वो XX एंड XO टाइप की होती है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम की नंबर एक कम हो जाती है,
और ये वाली फीमेल कंडीशन है, जबकि 1 कम क्रोमोसोम होगा मेल के केस में, मेल ग्रासहोपर। तो क्वेश्चन में ये है मेल ग्रासहोपर में कौन सी कंडीशन है, तो एक्सो टाइप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है among the following character which one was considered by Mendel in his experiment on pea plant? ट्राइकोम, ग्लैंड्यूल, ये नहीं लिया गया था ट्राइकोम, सीड का लिया गया था, येलो ग्रीन पॉड का लिया गया था, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड स्टेम टॉलिया ड्वार्फ, ये तो लिया गया था। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, among the following character which one was not considered, तो ये ट्राइकोम वगैरह नहीं लिया गया है। ट्राइकोम बोलते हैं हम लोग कि जब कभी भी स्टेम में जो एपिडर्मल टिश्यू होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ट्राइकोम कहलाता है। ठीक है, वो ग्लैंडुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेंडल ने कोई इस तरीके का कैरेक्टर नहीं लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। रिकॉग्नाइज द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक ड्रोसोफिला है, जिसमें से ड्रोसोफिला लार्ज साइज वाला फीमेल होती है, जबकि मेल की साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है। तो ए में मेल ड्रोसोफिला है और बी में फीमेल ड्रोसोफिला। ए है मेल ड्रोसोफिला, बी है फीमेल ड्रोसोफिला, इसलिए फर्स्ट ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया ही इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। कनेक्ट। नेक्स्ट है मेंडल। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिसमें जीन और मेंडेलियन फैक्टर को उसने कंपेयर किया था। टीएच मॉर्गन, इसने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए हैं ड्रोसोफिला के ऊपर, और फिर इसी ने सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंकेज फिनोमेना एक्सप्लेन किया है। हैनकिंग ने एक्स बॉडी सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। तो एक एक करके सबको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टीएच मॉर्गन ने दिया है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिया है। हैनकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम की एक्सप्लेनेशन दी है, और सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये 5th नंबर, सटन एंड बोवेरी 5th नंबर। हालांकि आंसर तो इतने में से हो जाएगा, लेकिन बाकी को भी मैच कर लेते हैं हम लोग। और अब एक रह गया हैनकिंग। हैनकिंग ने यस एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी, जिससे सेक्स डिटरमाइन हुआ था, जबकि पनेट ने एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरीके से क्रॉसिंग के बाद जो इंडिविजुअल बनेगा उसके बनने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट का ए का हो गया सेकंड नंबर, अब ए का सेकंड 3 और 1 है, यानी ये दोनों तो आंसर है ही नहीं हमारा। नेक्स्ट है मेंडल का आंसर है ये 4th, बी का 4th, दोनों में है। सी से कंफर्म हो जाएगा हमारा। तो सी यहां लिखा हुआ सटन एंड बोवेरी, इसने पैरेलली एक्सप्लेन किया था जीन और क्रोमोसोम को। तो सी का आंसर है 5th, सी का 5th, यानी कि आंसर तो 3rd हो गया। बाकी और भी एक बार मैच करा लेते हैं कंफर्म होने के लिए। डी का आंसर है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, 3rd है यहां पर, और ई का है 1st, यस सेक्स डिटर्मिनेशन में है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे तो इस तरीके के साइंटिस्ट के नाम होंगे। अब एक ही क्वेश्चन में 5 नेम्स दिए गए हैं साइंटिस्ट के, तो आपको एनसीईआरटी वाले नेम जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है ए म्यूटेशन इन डीएनए। तो म्यूटेशन में अचानक से चेंज डीएनए के अंदर आती है, जिससे कि प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगा
डीएनए से आरएनए, और आरएनए जो प्रोटीन बनाएगा वो बदला हुआ मिलेगा, और यदि प्रोटीन बदल जाए तो एंजाइम बदलेगा, एंजाइम बदलेगा तो फिजियोलॉजी भी बदल जाएगी। इसी का नाम है म्यूटेशन। तो आगे पढ़ लेते हैं। ए म्यूटेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बेस विथ अनदर। यस, इसको रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन कई टाइप की होती है। यदि एक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की नेचर, नंबर और सीक्वेंस बदल जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। और एक क्रोमोसोम के अंदर जीन की नेचर, नंबर, सीक्वेंस बदल जाए तो इसको हम लोग बोल देंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द फॉलोइंग डायहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, तो इसने एक्सपेरिमेंट उसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किया था। द पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप आर रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे देखते हैं कि कैरेक्टर कौन सा लिया गया है। तो यहां पे पेरेंटल टाइप है येलो बॉडी, वाइट आई, ये फीमेल है। जबकि वाइल्ड वैरायटी का यहां पे मीनिंग है ब्राउन बॉडी लिया गया, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ये थ्योरी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जो इसने लिया था, मैं यही समझा रहा था लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर यस, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था, जो मैंने आंसर भी चेंज करा था इसका, वो पहले वाले आई कलर और बॉडी कलर के लिए था, और इस क्वेश्चन में आई कलर के साथ विंग की साइज के लिए लिखा हुआ है। मतलब बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन यहां से हम दे सकते हैं। आई और बॉडी कलर में पेरेंटल टाइप 98.7% और रिकॉम्बिनेंट 1.3%। अब वापस एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि ब्राउन बॉडी रेड आई ये लिया था इसने वाइल्ड वैरायटी को, और F1 जनरेशन में पूछा जा रहा है क्या होगा। तो F1 जनरेशन में ये वाले परसेंटेज और ये वाले परसेंटेज इक्वल प्रोपोर्शन में होता है F1 में, जबकि F2 के अंदर अगले जनरेशन में लिंकेज एक ऐसी फिनोमेना है। फिर से बात सुनिए आप, लिंकेज नॉर्मल कंडीशन में होता तो 50-50% होता, ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली किया जाए, टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें पेरेंटल टाइप आई कलर और बॉडी कलर के लिए 98.7% होगी पेरेंटल। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा पढ़ लेते हैं हम लोग। पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट, तो पहले लिख देना है 98.7%, ये वाला आंसर है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप इसकी हो गई 1.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फिनोटिपिकली females having rudimentary ovary, underdeveloped breast, short statured, ये टर्नर सिंड्रोम होती है फीमेल के अंदर, जिसमें क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कि एक एक्स क्रोमोसोम इसका कम हो जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाती है। जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो फीमेल बिकम्स स्टेराइल। ये सिर्फ फीमेल को होता है, मेल को ये डिसऑर्डर नहीं होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यहां पे दिया हुआ है। ये एक्चुअली टाइप इस तरीके से होना चाहिए था, IA IB, एंड दूसरा है IA डोमिनेंट कंडीशन में, और स्मॉल आई का मतलब है रिसेसिव कंडीशन में है।
ठीक है, तो इससे दो गैमिट बनेंगे, आई ए आई बी, और इससे भी दो गैमिट बन गए, आई ए स्मॉल आई। अब इसको पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो एक तो आई ए ब्लड ग्रुप वाला बन गया, एक बन गया आई बी ए बी ब्लड ग्रुप वाला, एक बन गया आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप, और आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की टाइप यदि देखें, इसको बोलेंगे हम लोग फिनोटाइप। तो ए है, बी है और ए बी है, तीन फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप यदि हम यहां पर देख लें तो चार चार जीनोटाइप हमारे पास मिल रहे हैं। तो यहां पर अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, चार हो गए और फिनोटाइप तीन हो गई। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, यस, सेकंड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है फ्रैंकलिन टॉल फाइंड द टर्म लिंकेज। नेक्स्ट है पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। नेक्स्ट है स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नाम तो इसका दिया गया है पनेट स्क्वायर, बट पनेट स्क्वायर को पनेट ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था। और ये जो लिंकेज टर्म यहां पे दिया हुआ है, ये स्टॉल, मैजेल्सन एंड स्टॉल, इसने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है स्प्लाइसियोसोम, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है कि जो एचएनआरएनए हेट्रोजीनस आरएनए है वो एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोला था। ठीक है, तो ये बाकी सारे ऑप्शंस ठीक नहीं है, सेकंड ही आंसर है इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, प्योर प्लांट्स विथ येलो राउंड सीड। सीड के केस में येलो कलर डोमिनेंट होता है, याद रखना है। राउंड डोमिनेंट शेप होती है। वेर क्रॉस्ड विथ प्लांट प्रोड्यूसिंग ग्रीन रिंकल्ड सीड। ये रिसेसिव वाली कैरेक्टर है। व्हाट विल बी द फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, तो यहां पे सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है F1। तो F1 में सारे के सारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। F1 यदि है तब, यदि इनकी हम क्रॉस करा लें वाई वाई आर आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो अगला जनरेशन में सारे के सारे इस तरीके के जीनोटाइप होंगे, यानी कि येलो बॉडी वाला और राउंड वाला। ठीक है, सीड की कलर येलो और राउंड होगी सारी। तो कोई ऑप्शन देख लेते हैं, ये रेशियो तो होगा नहीं। ऑल येलो राउंड, यस, दिस इज द आंसर, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए प्योर टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी लिख देते हैं, इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, स्मॉल टी लिख लेते हैं। प्रोजेनी इज, अब इसकी प्रोजेनी बन गई कैपिटल टी, ये भी टॉल बनी, इसकी सेल्फिंग कराई गई बोल रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। द रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल, मतलब रेशियो बताना है F2 जनरेशन में। ट्रू ब्रीडिंग टॉल मतलब कैपिटल टी प्लांट टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, इनकी रेशियो बतानी है, सिर्फ इनकी रेशियो बतानी है।
तो टोटल यदि जीनोटाइप की बात कर लें यहां पर हम लोग, तो ये 1 और ये 1, जबकि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 होता है। ठीक है, तो आंसर हमें इसमें बोलना हो तो 1:1 आंसर हो गया, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ all possible genotype of offspring in a genetic cross is called, yes, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने मिलकर इसको रिप्रेजेंट एक स्क्वायर के टर्म में करना शुरू किया था और इसी का नाम है पनेट स्क्वायर। पनेट ने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, विच इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल फिनोटाइप्स। इसका मतलब यह हुआ कि जीन तो 1 ही है, लेकिन 2 और मोर फिनोटाइप हो। इसे क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 1 जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी सिचुएटेड बाय मेंडल वाज ए रेसेसिव फीचर? तो एक्सियल फ्लावर पोजीशन ये डोमिनेंट होता है। ग्रीन सीड कलर, यस, ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव इन नेचर। बाकी भी देख लेते हैं। पॉड में डोमिनेंट हो जाता है ग्रीन कलर, और राउंड सीड शेप डोमिनेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। मेंडल, हैनकिंग, मॉर्गन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। मॉर्गन ने अपनी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। हैनकिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट इंसेक्ट के ऊपर करके पता किया था कि उसमें एक्स बॉडी होती है। मेंडल गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मॉर्गन, अब ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट ही है, एक बार देख लेते हैं। तो ए का तो थर्ड है, एक ही ऑप्शन है। बी का फर्स्ट है, यस, बी का फर्स्ट है, और सी का सेकंड है, सी का सेकंड है। आंसर हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब टीएच मॉर्गन में ये ड्रोसोफिला नहीं लिखा होता तो इंसेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला एक टाइप की इंसेक्ट ही होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर सेकंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। 4 o'clock प्लांट, कैपिटल आर ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है अपने फ्लावर की कलर के लिए। यदि डोमिनेंट एलील की नंबर जितनी ज्यादा होती है, कलर उतना ज्यादा डार्क होता है। जैसे इसमें कैपिटल आर हो जाए तो बिल्कुल डार्क रेड कलर होगी, जबकि इंटरमीडिएट कलर पिंक वाला कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाती है, और स्मॉल आर हो जाए तो व्हाइट फ्लावर इसकी हो जाती है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल आर स्मॉल डिटरमाइंस द, अच्छा इसमें लिख ही दिया है ये बात, कलर्स रिस्पेक्टिवली व्हेन F1 हाइब्रिड, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 hybrid of capital R smaller was crossed with dominant parent, तो बैक क्रॉस इसी को कहते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस करवा देंगे तो सारे के सारे इंडिविजुअल जो होंगे यहां पर, ये तो एक ही टाइप के गैमिट बन गया,
लेकिन इससे दो गैमिट बन गया, एक तो बन गया कैपिटल आर और एक ये बन गया स्मॉल आर। इसकी क्रॉसिंग यदि हम करा दें तो ये वाला आ गया कैपिटल आर रेड कलर, और ये कैपिटल आर 1:1 के रेशियो में रेड और पिंक मिल जाएगा। इससे रेड और पिंक 1:1 रेशियो में। कोई ऑप्शन यस, ये बोल सकते हैं 2:2 दैट इज 1:1। यस, यही आंसर है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इनकरेक्ट इन मेंडेलियन कैरेक्टर। तो पॉड का ग्रीन डोमिनेंट है, बिल्कुल सही है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट है। फ्लावर ये गलत है, इट इज रिसेसिव। एक्सियल फ्लावर इज डोमिनेंट। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर यह हमें बताना है कि पेडिग्री एनालिसिस के समय जो सिंबल यूज करते हैं कौन किसका है। तो मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंसेंग्विनियस मैटिंग होती है जब मेल और फीमेल के बीच में ये डबल लाइन खींची हो। ठीक है, और अफेक्टेड फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से और उसको शेडिंग करके। यदि अनअफेक्टेड हो तो सिंपल सर्कल बना लेते हैं। यहां पर इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो अनअफेक्टेड मेल है। तो 5th नंबर में ऑप्शन क्या है, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अनअफेक्टेड। यस, डी इसलिए 5th हो जाएगा। सी में क्या है, अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल। सेक्स अनस्पेसिफाइड नहीं, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। यस, दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। सी का आंसर हमारा हो गया 6th नंबर, कंसेंग्विनियस मैटिंग। और ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। बी का सबसे पहले देखते हैं 1 कौन सा है। तो बी में 1 एक तो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड और फोर्थ है। अनअफेक्टेड सी का आंसर हो गया हमारा 6th। सी का 6th यहां भी है, यहां भी है और यहां नहीं है, यानी ये आंसर नहीं है, सेकंड और फोर्थ नंबर में है। अब आगे पढ़ते हैं, डी में 5th नंबर। अब यहां पे डी में 3rd है, ये नहीं हो सकता आंसर, यही आंसर है। और ई का 4th नंबर, ये वाला ठीक है। ए का 2nd, ये डायग्राम ठीक नहीं है, ये अफेक्टेड फीमेल इसमें नहीं है, अफेक्टेड यहां पर मेल है। लेकिन बाकी कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा क्योंकि यहां पे शेडिंग दिया हुआ है डायग्राम में मेल में। ठीक है ना, यदि सर्कल में शेडिंग होती तो फीमेल अफेक्टेड होती, इसलिए ए का आंसर 2nd होना चाहिए। यदि अफेक्टेड मेल लिखा हुआ है तब, फीमेल ठीक नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। तो देखो, एक क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पर एक पॉपुलेशन के अंदर 2 से ज्यादा टाइप के एलील प्रेजेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे 2 पर्सन की ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन मैं लिख दूं तो इसमें एक एलील ये है, दूसरा एलील ये है, तीसरा टाइप की एलील ये है, तो सेम पोजीशन पर 3 एलील मिल गई, इसलिए इसका नाम होगा मल्टीपल एलिलिज्म। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, यस इट इज ड्यू टू मल्टीपल एलिलिज्म। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर। यहां पे सुगर पॉलीमर का मतलब है कि इस आरबीसी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन की केमिकल नेचर यदि देखी जाए तो ये पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड। यहां पर यही लिखा हुआ है एनी सुगर पॉलीमर, और वो बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से रिसेसिव कंडीशन में दोनों एलील होनी चाहिए, तो नहीं बनाता वो कोई प्रोटीन, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं बनेगी तो वो पॉलीमर भी नहीं बनेगा जो आरबीसी की सरफेस पे होती है। तो यहां पे कोई ऑप्शन ऐसा देख लें, यस इट इज 4th नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे। इसके आगे इसी एमसीक्यू सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चन आगे भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।